अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये टॉपिक मैट्रिक क्लास खान बोर्ड का भी टॉपिक है जो एसएलओ नंबर 9.3.6 और 9.3.7 को कवर करेगा। ठीक है, और ये टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ते हैं और उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल हमसे क्या कहना चाह रहा है और उस प्रिंसिपल में उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको एक जर्नल और हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखवाता हूँ यहाँ पर कि मैंने ए और बी एज अ रिएक्टेंट लिए हैं और ए और बी को रिएक्टेंट लेकर जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरा वो सी और डी बन रहा है। देख सकते हैं आप इस इक्वेशन से बहुत बखूबी वाकिफ होंगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करती है। ठीक है, दीज टू एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही स्टेबल होता है। ठीक है, एस्टैब्लिश होता है। रिएक्टेंट है मेरे ए और बी, जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा तो सी और डी बनेगा। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन चल रहा है, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, और आप सबको ये पता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, यानी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आएगा वही चेंज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी आएगा। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और इसे कहते हैं हम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमेशा आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है और ये जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो ना कंसंट्रेशन चेंज होती है प्रोडक्ट की और ना कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट की। ली चैटलियर साहब ने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें ये बताया कि अगर आप किसी भी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, अगर आप उसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और अगर उसको डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी अगर आप उसको ऑल्टर करते हैं, एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चल रहा है जिसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप किसी भी फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, व्हेन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज ऑल्टर्ड, जब भी इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन होगा और आप उसे ऑल्टर करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या होगा? इन एनी वे, किसी भी तरीके से द सिस्टम विल शिफ्ट टू मिनिमाइज। सिस्टम क्या कोशिश करेगा? उस इफेक्ट को जो भी आपने ऑल्टर करने की कोशिश की है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज, और उसको वापस से इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ ये वाली बात। सपोज करें इस वक्त ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, मैंने लिखा है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 4 फैक्टर्स लिखे हैं। ये क्या चीजें हैं? अंडर द प्रिंसिपल वी कैन स्टडी सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये चंद वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे खान बोर्ड के एसएलओस के अंदर भी हैं कि हमें ये फैक्टर्स पढ़ने हैं कि किस किस तरह हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को ये 4 फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ठीक है, और इनके इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमने डिटेल में आज ही क्लास में इनको खत्म करना है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी टॉपिक है और मैट्रिक क्लास खान बोर्ड के अंदर भी टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि ये इक्वेशन जो है, ये जो रिएक्शन चल रहा है रिवर्सिबल, ये मेरा इक्विलिब्रियम पर है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मैं इनमें से कुछ भी करूँ, कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, प्रेशर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ या कैटलिस्ट डाल दूँ। इन चारों फैक्टर्स की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ? ऑल्टर करूँगा। किस चीज़ को ऑल्टर करूँगा? अपने रिएक्शन को, जो कि ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इनमें से, फॉर एग्जांपल, आओ कंसीडर करते हैं हम, मैं बढ़ा रहा हूं कंसंट्रेशन। नंबर 1 फैक्टर है कंसंट्रेशन। आइए बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सोचें आप, अगर मैं इंक्रीज कर दूं, क्या चीज इंक्रीज कर दूं? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी से मुराद मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है रिएक्टेंट्स की। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर रहेगा? आप कहेंगे सर नहीं, हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि जैसे जैसे हम
रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता है। जो कि रेट लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो भी आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस है, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो मेरी रिएक्टिंग सब्सटेंस ए और बी है। अगर मैं ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो आपको पता है कि सर अब जो है ना, इस वक्त अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो मेरा सर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन से। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होने चाहिए, लेकिन आपने किसका इस्तेमाल किया? आपने एक फैक्टर का इस्तेमाल किया। कौन सा फैक्टर? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने जैसे ही बढ़ाई ए और बी, आप चाहते तो प्रोडक्ट भी बढ़ा देते। आप कहते हैं सर मैं जो हूं, आप बढ़ा रहे हैं ए और बी की कंसंट्रेशन, अगर मैं सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो स्टूडेंट अगर आप सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सी और डी बढ़ाएंगे तो रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास सी और डी हो जाएंगे। जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने आपको क्या बात बताई कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम को ऑल्टर कर सकते हैं। हाउ? बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स। तो मैंने जो फैक्टर इस्तेमाल किया वो था कंसंट्रेशन। जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी बढ़ाई है, उसके नतीजे में आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ गया। लेकिन ली चैटल क्या बताता है? ली चैटल कहता है आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, अगर आप इक्विलिब्रियम पे होने वाले रिएक्शन को ऑल्टर करेंगे तो किसी भी तरीके से वो अपने इस चेंज को वापस से अंडू करने की कोशिश करेगा। यानी वो चाहेगा कि उसका ये चेंज फौरन से इक्विलिब्रियम की तरफ वापस जाए और वो वापस से इस कंडीशन पे आ जाए, क्योंकि वो रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अनटिल अनलेस आप जो है मुसलसल जो है कंसंट्रेशन ना बढ़ा रहे हो। अगर आपने एक दफ़ा कंसंट्रेशन बढ़ाई है, उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम को ऑल्टर करके छोड़ दिया, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो जो आपका सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सिस्टम क्या करेगा? इस चेंज को अंडू करेगा। वो फौरन से क्या करेगा? आपकी जो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई थी ए और बी की, वो फौरन से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाएगा और इसको प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही प्रोडक्ट में जाएगा और दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगी, वो फिर से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब हमें ली चैटल प्रिंसिपल ने ये समझाया कि जब भी आप किसी भी इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी फैक्टर, देन द सिस्टम विल टेंड्स टू undo that effect। ठीक है, the system will shift to minimize or undo the effect of the change। जो भी आपने किया है, टेम्परेचर बढ़ाया हो, प्रेशर बढ़ाया हो, कंसंट्रेशन बढ़ाई हो, उसके इफेक्ट को वो मिनिमाइज करेगा और इतना मिनिमाइज करेगा कि उसको फाइनली वो अंडू कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको प्रिंसिपल समझा दिया। अब हम चलेंगे वन बाय वन, आपको समझाएंगे कंसंट्रेशन के बढ़ाने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है, देन प्रेशर, टेम्परेचर एंड लास्ट में आपको कैटलिस्ट समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं समझाने लगा हूँ आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें कंसंट्रेशन की। अगर स्टूडेंट्स आप कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि या तो आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा सकते हैं या आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि आप बोलें सर अगर मैं सिर्फ बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो अगर सिर्फ बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी इसका मतलब यही है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप कहेंगे सर अगर मैं सिर्फ सी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। दो ही पॉइंट है हमारे पास, आइदर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करके और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करके देखना ये है कि इफेक्ट क्या आ रहा है। कि जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ये दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने इसको ऑल्टर करना है और ऑल्टर करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, इस चेंज को हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंज आ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इंक्रीज कर दूं क्या चीज, कंसंट्रेशन, क्योंकि मेरे पास इफेक्ट क्या है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ रहा हूं। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो आप देखें क्या इंक्रीज होगा, ए और बी इंक्रीज होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर था रेट ऑफ बैकवर्ड के। याद रखिएगा स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर था। और एट इक्विलिब्रियम
जो केसी की एक्सप्रेशन थी हमारे पास, अगर मैं आपसे कहूँ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो आइए इसको लिखते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट मीन सी एंड डी, इनके ऊपर जो है इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट होता है विच इज ए एंड बी। ये जो कंडीशन है आपके पास ये है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझाना ये मैंने आपको कि आपने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी रिएक्टेंट की। जब बच्चों आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की, तो आप यहां पे देखिए केसी डिपेंड करता था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पे। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट की, तो इसका मतलब क्या है, केसी में डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब केसी में डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा तो आपकी केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसे कहते हैं हम क्यूसी। क्यूसी और केसी डैश को हम एक चीज कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे चीज। आप केसी डैश कहें या क्यूसी कहें, ठीक है। आपको मैंने कहा था ये वो चीज होती है, इसे कहते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, आप कहेंगे सर इसे तो केसी कहते हैं। केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि फिक्स होता है, ठीक है। जबकि क्यूसी पढ़ते हैं खान बोर्ड वाले, केसी डैश से पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स क्यूसी नहीं पढ़ते, वो केसी डैश पढ़ते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, और रिएक्शन कोशेंट का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रिएक्शन कोशेंट होता है रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने इसके 3 केसेस पढ़ाए थे आपको कि अगर QC जो है वो बराबर हो जाए KC के, एक पढ़ाया था QC कम हो जाए KC के, ठीक है, और एक पढ़ाया था QC ज्यादा हो जाए KC से। अब आप चाहो तो इसको QC से पढ़ें या आप इसको KC डैश से पढ़ें, ठीक है, बात इसमें एक ही है। मैं ये भी कह सकता हूँ KC डैश इज लेस देन KC और KC डैश इज ग्रेटर देन KC। ठीक है, अब आपने यह समझना है QC जो था या KC डैश जो था वो हमारे पास एट एन इंस्टेंट होता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं चेक करूं अपने केमिकल रिएक्शन को कि इसमें क्या जो है वो रेशियो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का, तो हमें वो क्या कौन बताएगा, QC बताएगा या KC डैश बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन बड़े इत्मीनान से केमिकल इक्विलिब्रियम पे चल रहा था, और उस वक्त मैंने इसका जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि KC था, जब मैंने उसको नोट डाउन किया तो मेरे पास आया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये एट इक्विलिब्रियम, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट से मुराद मैंने कब निकाला, जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर चुका, तब मैंने देखा कि ओवरऑल रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं, जब मैं इंक्रीज करूंगा रिएक्टेंट तो आप खुद बताएं जो मेरे पास KC डैश होगा या QC होगा वो क्या आएगा। आपने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, चाहे रिएक्टेंट AB हो, जो भी हो आपके पास रिएक्टेंट, KC डैश या QC आपके पास ये होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाई है रिएक्टेंट की, तो यकीनन ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बड़ी होगी। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू आपकी कम हो जाती है। इसका मतलब ये पहला वाला केस है कि इसमें हमारे पास QC डैश कम होगा, या KC डैश कर लो, KC डैश जो है वो कम आएगा KC से। और इस कंडीशन का मतलब क्या होता था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जब भी KC डैश या QC आपके पास लेस देन होता है KC से, तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। यानी आप खुद समझदार हैं या समझ सकते हैं कि जब मैं इंक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट इसके मुकाबले में कम हो जाएगा और सारे का सारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट बराबर थे, लेकिन जब मैंने ये काम किया है, मैंने ये इफेक्ट जो है वो कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज किया है, किसकी, रिएक्टेंट की। जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। रिएक्शन क्या शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब भी आपका QC या KC डैश आपका लेस होता है KC से, इसका मतलब क्या होता है कि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है, तभी आपका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया और KC डैश की वैल्यू आपकी कम आई है, और जो है आपका इक्विलिब्रियम पे जो KC है उससे आपकी वैल्यू
कम आई है। और ये वो वक्त होता है जब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होता है, जो है आपका तमाम का तमाम डायरेक्शन राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के अगर आप बरक्स देखें तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चल रहा है और मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो आप कहेंगे सर हमारा इक्विलिब्रियम पे केसी तो ये आया हुआ था, लेकिन जब आप क्यूसी डैश निकालेंगे अब मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो आप कहेंगे सर जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आप कहेंगे सर न्यूमरेटर बढ़ गया, और न्यूमरेटर बढ़ने पर वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिलेशन लगेगा वो ये लगेगा कि केसी डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा केसी से, और जब भी आपके पास केसी डैश ज्यादा होता है केसी से तो आप कहते हैं कि द डायरेक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कंसंट्रेशन से हमें ये पॉइंट पता चला। एग्जाम में आएगा तो आपने ये डिटेल नहीं बतानी होगी, ये मैं आपको समझा रहा था, कॉन्सेप्ट दे रहा था कि आप अगर इससे भी फोकस करना चाहें कि केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो केसी कम हो जाएगा। ठीक है, केसी डैश आपका कम हो जाएगा। वो कम होने का मतलब है कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर एक टॉपिक था टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्यूसी और केसी डैश का इस्तेमाल किया था, और उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब भी हमारे पास क्यूसी की वैल्यू लेस होती है केसी से तो इट विल इंडिकेट दैट डायरेक्शन विल मूव इन अ राइट डायरेक्शन इन राइट साइड और द फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको यही दो बातें बताई हैं कंसंट्रेशन में कि जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा कंसंट्रेशन का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जाएंगे विच इज प्रेशर, कि if we increase the pressure or decrease the pressure then what will be the effect on the chemical equilibrium। स्टूडेंट्स, प्रेशर के अंदर हमें ये देखना होता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, और आया वो इक्वल है या नहीं है, इसे देखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। एक रिएक्शन है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में चल रहा है, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखी हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन जो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है, ये भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है, और ये भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन दीज 3 इक्वेशंस और द रिएक्शंस, ये जो तीनों के तीनों हैं आपके पास सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल बी देयर इफेक्ट। ठीक है, हम अल्टर करने लगे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को बाय यूजिंग द फैक्टर व्हिच इज प्रेशर। सो व्हाट इज द इफेक्ट। नाउ मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो द रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द लेसर वॉल्यूम साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप पढ़ चुके हैं कि बॉयज लॉ के अंदर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। तो बेसिकली प्रेशर बढ़ाने पर आपका इक्विलिब्रियम और आपका रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां पर आपका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। ठीक है, आइदर इट इज रिएक्टेंट साइड और इट इज अ प्रोडक्ट साइड, वहां आपका केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या आपका रिएक्शन शिफ्ट होगा जहां पे आपका वॉल्यूम कम होगा। तो मैंने 3 एग्जांपल इसलिए लिए हैं कि तीनों एग्जांपल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक जगह वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक जगह रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम कम है, एक जगह प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम कम है, और एक जगह दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, एक एक एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ सके कि प्रेशर का इफेक्ट डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से, जो कि हमारे पास लिखी हुई है। PCl5 रिएक्शन के बाद PCl3 एंड क्लोरीन गैस दे रहा है हमें। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं इस वॉल्यूम का क्या सूरत हाल है इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये प्रोडक्ट है आपके पास। रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ 1 वॉल्यूम था। 1 वॉल्यूम से मुराद एक मॉलिक्यूल था PCl5 का, जो कि प्रोडक्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल PCl3 का और एक मॉलिक्यूल Cl2 का मिला है हमें। तो बेसिकली 1 + 1 मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा 2 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 वॉल्यूम था, जबकि प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें
1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम, इट इज 4 वॉल्यूम, एंड प्रोडक्ट में आपके पास ओनली 2 वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम है प्रोडक्ट में। यहाँ पर रिएक्टेंट में ज्यादा वॉल्यूम है, रिएक्टेंट में हमारे पास 4 वॉल्यूम है, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास ओनली 2 वॉल्यूम है। जबकि यहाँ पे देखें लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन 1 + 1 2 वॉल्यूम, एंड इन प्रोडक्ट वी हैव 2 वॉल्यूम। तो मैंने तीनों किस्म की एग्जांपल आपके सामने रखी है ताकि आपको तीनों एग्जांपल में ये समझा सकें कि हाउ प्रेशर इफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। 1 वॉल्यूम रिएक्टेंट में है, 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट में है। तो मैंने आपसे कहा था जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां पे लेसर वॉल्यूम है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लेसर वॉल्यूम रिएक्टेंट के पास है। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन पे, चूंकि जब रिएक्शन होता है तो एक ही वेसल में हो रहा होगा, इस वेसल में ये भी मौजूद होगा, कंटेनर कहें या वेसल कहें, उसमें ये दोनों भी मौजूद होंगे, ये भी मौजूद होगा। जब आप उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आपका जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे चल रहा था, जहां फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर था, अब वो ऑल्टर हो जाएगा, अब वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे आपका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन? क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे लेसर वॉल्यूम है, ये ग्रेटर वॉल्यूम है, और प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होता है? लेसर वॉल्यूम की तरफ। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर बी की बात करूं, यहाँ पर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अमोनिया जहाँ फॉर्म हो रहा है, जब इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेट विल शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट में लेसर वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है, तो हमारा ये रूल अभी भी फॉलो करेगा। हमने कहा था कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो लेसर वॉल्यूम की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई लेसर वॉल्यूम नहीं है, दोनों वॉल्यूम आपके बराबर है, लिहाजा ऐसे रिएक्शन पे जहां वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है, उस रिएक्शन पे कभी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी ऐसे रिएक्शन जो है वो प्रेशर की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते, वो इक्विलिब्रियम पे ही रहते हैं। चाहे आप प्रेशर कितना ही बढ़ा दें, उनमें ना फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा ना बैकवर्ड रेट बढ़ेगा, ना आपका रिएक्शन राइट शिफ्ट होगा ना आपका रिएक्शन लेफ्ट शिफ्ट होगा, जबकि आपका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। लिहाजा आपको ये पता चला इस तमाम टॉपिक से प्रेशर के, कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन का प्रोडक्ट और रिएक्शन का रिएक्टेंट दोनों के वॉल्यूम अगर बराबर होंगे तो उस पर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बट if we have change in volume in reactant or product, so on increasing pressure the reaction will shift toward the lesser volume side। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें अपने पास, कि in this reaction on increasing pressure the reaction will shift toward backward direction or the rate of backward direction reverse direction will increase। ठीक है स्टूडेंट, ये पीछे क्यों आएगा? क्योंकि इस दफा रिएक्टेंट के पास हमारा लेस वॉल्यूम है। अगर मैं सिंबल बना दूं तो यहाँ लेस वॉल्यूम है, तो आपका प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात भी कर लें, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर एग्जांपल नंबर 1 में ही मैं प्रेशर कम कर दूंगा, ठीक है, इसका रिवर्स भी पढ़ लें हम, वाइस वर्सा। अगर रिएक्शन बढ़ाने पर लेसर वॉल्यूम साइड जा रहा है रिएक्शन, तो प्रेशर कम करने पर अगर मैं आपसे एग्जाम में सवाल करूं कि इस वाली इक्वेशन पे इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बताएं केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, या हमारा जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस साइड पे शिफ्ट होगा। तो आप कहेंगे अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसमें हम अगर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। और इसमें प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें इंक्रीज करने पे इफेक्ट होगा ना इसमें डिक्रीज करने पे इफेक्ट होगा। वजह इसकी ये है कि दोनों के वॉल्यूम बराबर है, रिएक्टेंट साइड के वॉल्यूम और प्रोडक्ट साइड के वॉल्यूम दोनों बराबर है हमारे पास। जबकि अगर आप इन दो एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट के वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट के वॉल्यूम ज़्यादा है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेसर वॉल्यूम की तरफ जाएगा, यानी बैकवर्ड जाएगा।
प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा, यानी इंक्रीजिंग वॉल्यूम की तरफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपने नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो लेसर वॉल्यूम साइड जाएगा, और डिक्रीज प्रेशर करेंगे तो वो ग्रेटर साइड जाएगा, इवेंचुअली सेम होगा इस तरह से। अब इसका भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, आप डिक्रीजिंग प्रेशर का पॉइंट खुद यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पास नोटबुक में, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग जो वॉल्यूम है, सॉरी डिक्रीजिंग वॉल्यूम जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट की तरफ है, तो प्रेशर बढ़ाने पर हमारा रेट कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और the rate of forward direction will increase. ठीक है स्टूडेंट, एंड यहां पर आप लिखेंगे there will be no effect of pressure। वजह क्या है इसकी, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड के वॉल्यूम हमारे पास बराबर है। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था प्रेशर का। इस तरह हमने सीखा कि हाउ प्रेशर विल इफेक्ट द रिएक्शन विच इज़ ऑलरेडी एट केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमने प्रेशर के ज़रिए इस रिएक्शन, इन तमाम रिएक्शन को ऑल्टर किया था। उस ऑल्टर के नतीजे में जो नतीजे आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो सकता है और डिक्रीज करने पे क्या हो सकता है। डिटेल में हमने तीनों एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, और यहाँ पर हमारा प्रेशर का जो इफेक्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड फैक्टर विच इज़ टेम्परेचर। जब भी स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे, यानी ऐसा रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश जिसने किया हो, उस पर अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं तो हमें इस बात को लाजमी कंसर्न में लाना होता है कि आइदर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा रिएक्शन एक्सो एंडो में से कौन सा रिएक्शन है, तो हम ये नहीं आपको बता सकते कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा उस रिएक्शन पे, चूँकि टेम्परेचर का इफेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर डिपेंड ऑन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस पर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपका ये जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। लिहाजा जब भी आपको कोई रिएक्शन मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बताएं फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा या बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा, तो आपको उससे पहले ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिएक्शन आया एंडो है या एक्सो है। अब एंडो और एक्सो की पहचान कैसे की जाए, अगर एग्जामिनर ये बात मेंशन नहीं कर रहा सवाल के अंदर की, जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो इक्वेशन दे रहा हूँ ये एंडो है या एक्सो, ये शो नहीं कर रहा, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो एंडो है या एक्सो है। तो इसके लिए कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको मैंने एंडो और एक्सो का डिफरेंस बताया था, डिटेल में हमने इसकी क्लास ली थी और आपको 5 to 6 डिफरेंसेस के हमने बताए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी डायग्राम्स के थ्रू भी आपको बताया था कि उनकी एनर्जी डायग्राम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं हल्का सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाए वापस से कि हमने क्या डिस्कस किया था। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, H2 इज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट एंड H1 इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें से हीट एग्जिट हो रही होती है, जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही होती है, निकल रही होती है। उन तमाम रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो से आप याद रखें, एक्सो मीन्स एग्जिट, ठीक है, एंडो मीन एंटर, हीट इसमें ऐड होती है, यानी तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है, यू हैव टू सप्लाई द हीट और वी हैव टू ऐड द हीट इनटू द रिएक्टेंट सो दैट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसको फर्दर एनर्जी की नीड नहीं होती। स्टूडेंट मेरे जो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर आप गौर कीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी होती है कि उसको फर्दर एनर्जी की नीड नहीं होती। यही वजह है कि एक्सो में जो रिएक्टेंट होते हैं, मैं यहाँ बना के भी दिखाता हूँ आपको। सपोज करें ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट, ए और बी को मिलने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए,
ठीक है, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, और बहुत एनर्जी इनके पास, ये है रिएक्टेंट। ये जब मिलेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, इवॉल्व कर देंगे, या आपकी एनर्जी को सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आप ये देखें कि यहाँ पर हीट लिखें और एनर्जी लिखें, बात एक ही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो हीट निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हीट निकलने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट की हीट है वो बहुत कम होती है, जबकि रिएक्टेंट की हीट बहुत ज़्यादा होती है। और रिएक्टेंट की हीट को कहते हैं हम H1, प्रोडक्ट की हीट या एंथैल्पी को कहते हैं हम H2। ठीक है स्टूडेंट, जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि रिएक्टेंट की हीट बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि वो हीट निकाल रहा है, प्रोडक्ट बनाकर हीट निकाल रहा है, इसका मतलब उसको और हीट की ज़रूरत नहीं है। H2 हमारे पास कम वैल्यू होती है, H1 हमारे पास ज़्यादा वैल्यू होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। यही वजह है, जब मैं इसकी प्रोफाइल बनाई थी आपको मैंने शेयर की थी, इसकी जो एनर्जी डायग्राम है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब जब आप H2 में से H1 को माइनस करेंगे, लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा हमेशा। तो क्या पहचान बनी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा H होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और इसका रीजन ही बता दिया मैंने आपको। आप हमेशा रट्टा मारें कि भाई हमेशा नेगेटिव होगी तो हम समझेंगे कि ये एक्सो है। आपको मैंने रीजन बताया इसका कि एक्सो में डेल्टा H नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा H का मतलब होता है H2 माइनस H1, यानी एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमेशा कम होती है एक्सो में, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी रिलीज कर रहा होता है, उसे और एनर्जी नहीं चाहिए होती है, जबकि रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप कम एनर्जी में से ज़्यादा एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब चलते हैं एंडो की तरफ। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, यानी अगर मैं ए और बी को यहाँ मेंशन करूँ आपके सामने, ए प्लस बी, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ये कहेंगे भाई हमारे पास एनर्जी नहीं है, आप एनर्जी दें, आप हमें हीट दें, एनर्जी दें, ताकि हम सी और डी बना सकें। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी, अगर आप एनर्जी डायग्राम भी देखें तो एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की, और इसमें हीट हम खुद ऐड करते हैं, हम हीट को ऐड करते हैं, सप्लाई करते हैं हीट सिस्टम को, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। और जब प्रोडक्ट बनता है तो आप खुद देखें ये वाली हीट इसमें ऐड हो गई है, तो इसका मतलब अब जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी आएगी H2 या एंथैल्पी आएगी प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा होगी। अब अगर आप H2 में से H1 को माइनस करवाएंगे विच इज़ डेल्टा H, तो हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लिहाजा एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी तक मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पे ऑल्टर किया और इफेक्ट नहीं बताया आपको मैंने, सिर्फ मैंने आपको ये गाइड किया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और आप इसे पहचानोगे कैसे। ठीक है, अगर इक्वेशन लिखी गई है तो इक्वेशन लिखी हुई में आप दो तरीकों से पहचान सकते हो। एक हीट, अगर हीट पॉजिटिव साइन के साथ आपकी प्रोडक्ट साइड पे होगी, इसका मतलब हीट आपकी एक्सेल हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके अलावा रिएक्शन को ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है कि आपको पूरा रिएक्शन दे दिया जाए और साइड पे आपको डेल्टा H नेगेटिव दे दी जाए, कोई भी एनर्जी दे दी जाए। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अमोनिया जो है बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं, अमोनिया बन रहा है, उसके साइड पे मैं एनर्जी लिखता हूँ डेल्टा H इक्वल टू माइनस जो है माइनस कोई भी हीट लिख देते हैं फिलहाल हम, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि क्या कौन कितनी एंथैल्पी होती है, डेल्टा H कितना होता है अमोनिया का, हम मैं अपने अंदाजे से लिखता हूँ कि माइनस 395 किलो जूल। ठीक है, वो एनर्जी लिख दी मैंने। अब अगर मैं एनर्जी लिख रहा हूँ तो आपने उस नेगेटिव से पहचाना कि नेगेटिव का मतलब है कि जो रिएक्शन है मेरा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यही हीट अगर मैं पॉजिटिव लिख दूंगा तो आप कहेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि एंडो किसे कहते हैं, नेगेटिव हीट, डेल्टा H नेगेटिव, और डेल्टा H जब पॉजिटिव होता है तो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो काइंडली आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, इस चैप्टर के जो शुरू का जो सेकंड और थर्ड आई थिंक लेक्चर है, उसमें मैंने एंडो एक्सो का जो डिफरेंस है वो डिटेल में और ब्रीफली डायग्राम के साथ बताया गया है, उसको लाजमी देखिएगा। अब जो है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 ये मिलके बना अमोनिया। ठीक है,
और अब आपको नहीं पता चलेगा कि ये एंडो एक्सो है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। अगर मैं साइड पे यहाँ पे लिख दूँ डेल्टा H नेगेटिव, अब आप समझ जाएंगे कि सर हमें पता है कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपने डेल्टा H को नेगेटिव शो किया और नेगेटिव से हमने पहचान लिया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप पूछ सकते हैं सर कि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, लेकिन अगर मैं ये नहीं देता आपको और आपसे पूछता कि अगर मैं इस रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो आप मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि ये रिएक्शन एंडो था या एक्सो था। जब भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम पे, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आया मेरा टेम्परेचर एंडो है या एक्सो है। एक एग्जांपल मैं इसकी भी ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल मैंने ले लिए आपके सामने। यहां मैंने शो किया कि मेरी डेल्टा H पॉजिटिव है, इसको देख के आप समझ गए मेरा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और ये एक्सो। अब डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक ये था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। तो सवाल ये बनता है कि सर एंडो पे बढ़ाएंगे या एक्सो पे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सो। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन पे टेम्परेचर, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होगा या बैकवर्ड रेट इंक्रीज होगा, यानी मेरा रिएक्शन राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो ये समझना है आपने, और अंडरस्टैंडिंग है, टोटली अंडरस्टैंडिंग, इसका रट्टा मत लगाइएगा। अगर आपको समझ में आती है चीज़ तो आप इसको बगैर याद किए और बगैर कुछ इसका रट्टा मारे आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं यहाँ क्लास में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूँ, तो आप समझे इसको गौर से। ये मैंने कहा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। रिएक्टेंट अपनी हीट निकाल रहा होता है, उसे और हीट नहीं चाहिए होती है, समझ में आ रही मेरी बात, और प्रोडक्ट बना रहा होता है। इस सिनेरियो में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट आपसे नाराज हो जाएगा। रिएक्टेंट कहेगा भाई मैं हीट निकाल रहा हूं और आप टेम्परेचर और बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसे टेम्परेचर पसंद नहीं आएगा। तो जब अगर रिएक्टेंट को टेम्परेचर पसंद नहीं आएगा तो रिएक्टेंट नाराज होकर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, वो सारे प्रोडक्ट को बोलेगा वापस आ जाओ। वो कहेगा मैं इतनी मेहनत से एनर्जी कम करके अपनी हीट इवॉल्व कर रहा हूँ, और ये जो इक्विलिब्रियम को ऑल्टर करने आया है ये टेम्परेचर को और बढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर और बढ़ाने का मतलब है वो हीट ऐड कर रहा है, वो हीट को और बढ़ा रहा है। तो रिएक्टेंट कहेगा कि ठीक है अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा और आप वापस से आ जाएं बैकवर्ड। तो बेसिकली इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द रिएक्शन विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। क्यों, आपको रीजन समझ में आ गया? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही होती है, हीट को एग्जिट करना होता है। आप ऐसे में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो रिएक्टेंट है वो जो है प्रोडक्ट नहीं बनाएगा फर्दर। वो कहेगा ठीक है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना ही है तो सारे के सारे प्रोडक्ट को बोलेगा कि आप वापस से रिएक्टेंट की तरफ आ जाएं, ठीक है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रिएक्टेंट की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। रिएक्टेंट कहेगा भाई मैं हीट निकाल रहा था और आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, अब हीट ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगी और जल्दी बाहर की जानिब हीट निकल जाएगी। ऐसे मौके पर जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट साइड एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। जो जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ आप भी अपने मार्क करें कि लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। जब राइट साइड पे जाएगा तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमें नेचर समझ में आनी चाहिए। जिस बच्चे को एक्सोथर्मिक की नेचर समझ में आती है, आई डोंट थिंक सो कि उसे ये तमाम चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी गई हैं उसे याद करने की ज़रूरत है। उसे जब भी पूछा जाएगा कि बताएं टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा, तो पहला सवाल उस बच्चे का होगा कि सर पहले ये बताएं एंडो है या एक्सो है। फिर उसे बताया जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर तो वो हीट पहले निकाल रहा होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अपना बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा, यानी रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा आपके लेफ्ट साइड की तरफ। यही अगर सिचुएशन रखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्टेंट के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, वो फौरन से सारे का सारा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा और आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा।
बिल्कुल इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करता, उसे एनर्जी चाहिए होती है, वो हीट ऐड करता है तो प्रोडक्ट बनाता है, अगर हीट नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ऐसे में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऐसे में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट खुश हो जाएंगे, रिएक्टेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन है और वो क्या करेगा, वो फौरन से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा और रिएक्शन को राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। देन द रिएक्शन विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसमें आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, जो कि बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। देखिए अगर ये हीट मांग रहा है आपसे और आप टेम्परेचर कम कर दें तो रिएक्टेंट कहेगा आप मुझे हीट देंगे तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप हीट नहीं देंगे, आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो प्रोडक्ट भी जो भी बनाए आपका वापस से वो रिएक्टेंट की साइड पे आना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ यू ऑल्टर द केमिकल इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, तो उसके अंदर यही कंडीशन है कि एंडो और एक्सो की कंडीशन है, और एंडो और एक्सो पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि जब आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को या डिक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन किस साइड पे जो है वो मूव करेगा और किस तरफ का आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर है जिसे मैं फैक्टर तो नहीं कहूँगा लेकिन उसको डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, विच इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखें आप, पहली बात, कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, मतलब वो कंज्यूम नहीं होगा और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि वो सिर्फ क्या करता है कैटलिस्ट, आपके रिएक्शन को या तो स्पीड अप करता है या वो स्लो डाउन करता है। ठीक है, अच्छा, स्पीड अप और स्लो डाउन के अंदर कैटलिस्ट, ली चैटलियर कहता है कि कैटलिस्ट जो है वो ऑल्टर नहीं करता, केमिकल इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं करता, यानी वो ना रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे, वो उनको ऑल्टर नहीं करता। ठीक है, हाँ, दोनों को एक साथ इंक्रीज करता है या दोनों को एक साथ डिक्रीज करता है। कौन कैटलिस्ट हमारे पास, देखिए आप लिखा है यहाँ पर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन को या तो दोनों को एक साथ इंक्रीज करेगा या दोनों को एक साथ डिक्रीज करेगा, बट नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। कौन कैटलिस्ट हमारे पास कभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रेट को बैकवर्ड रेट को या तो इंक्रीज करेगा दोनों को या उन दोनों को डिक्रीज करेगा। इट विल नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमारे केसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जबकि बकाया तीन फैक्टर जो आपको पढ़ाए थे, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या कंसंट्रेशन हो, वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। यानी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, प्रेशर बढ़ाते थे या हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो वो कुछ देर के लिए हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते थे, लेकिन फिर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद अपनी सिस्टम जो है, जो भी सिस्टम था हमारा रिएक्शन का, वो उसको अंडू करने की कोशिश करता था और फाइनली उसको अंडू कर देता था। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट की बात करूंगा, कैटलिस्ट कभी भी हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि वो दोनों रेट को एक साथ बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। दो किस्म के हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है, लिहाजा पॉजिटिव कैटलिस्ट ऑलवेज स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। यानी अगर मैं एक रिएक्शन चल रहा है उस पर अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट डालूंगा तो एक ही वक्त में फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है हमारे पास एक वेसल के अंदर, उस वेसल में रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। जब मैं उसमें कैटलिस्ट डालूंगा तो कैटलिस्ट को नहीं पता कि मेरे सामने प्रोडक्ट आ रहा है या रिएक्टेंट आ रहा है। कैटलिस्ट क्या करेगा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। अब उसमें फॉरवर्ड रेट भी बढ़ जाएगा, उसमें बैकवर्ड रेट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर मैं इसी तरह अगर मैं किसी रिएक्शन को स्लो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा देर से ये प्रोसेस हो, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, स्लो डाउन करता है दोनों रिएक्शन को, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ा और उस पे केमिकल इक्विलिब्रियम को ऑल्टर करने वाले चारों फैक्टर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया। होपफुली आपको क्लास में मजा आया होगा और आपको तमाम तरह फैक्टर्स जो हैं डिटेल में समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।